इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप अपनी पढ़ाई को हम कंटिन्यू रखिएगा, इसको ब्रेक मत करिएगा, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई अगर आपने ब्रेक की तो आप कितने लोगों से पीछे हो सकते हो। एक दिन 2 घंटे की पढ़ाई मिस करना मतलब कई 100 लोगों से पीछे होना। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और पढ़ाई को ब्रेक मत करिए। कुछ एग्जाम जो हैं हो चुके हैं और कुछ एग्जाम आगे आने वाले हैं, जैसे कि केजीएमयू एंड नॉसेट जो कि सितंबर में है। केजीएमयू की अभी डेट नहीं आई है, तो आप ये ना सोचें कि डेट नहीं आई है, डेट आएगी तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी प्रिपरेशन को जो है ऑन द ट्रैक रखना है जब भी एग्जाम आए, ताकि आप उसको जो है अच्छे से अपीयर कर सकें और उस एग्जाम में सेलेक्ट हो सकें। तो चलिए आज का टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में आज हम कुछ बातें करने वाले हैं कि कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसमें जो टेम्परेचर है, कितने डिग्री पे हम ब्लड और उसके कंपोनेंट्स को रखते हैं, कितने देर में हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ अ प्रोसीजर, ये एक तरीके का प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट की बॉडी में जो है ब्लड और उसके कंपोनेंट्स, जैसे कि होल ब्लड, जैसे कि पैक्ड आरबीसी, जैसे कि प्लेटलेट्स, जैसे कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जैसे कि क्रायोप्रेसिपिटेट, जैसे कि प्रोटीन, एल्बुमिन, ये सारी चीज़ों को हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहली बात होती है कि जो डोनर है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए डोनेट कर रहा है, उस डोनर की नेसेसिटी क्या है, वो डोनर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है तो वो ट्रांसफ्यूजन में डोनेशन कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। तो सबसे पहली नेसेसिटी तो यही है कि जो डोनर की एज होनी चाहिए वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए डोनर, मतलब कि वो एडल्ट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो डोनर का वेट होगा वो उसके एज के अकॉर्डिंग मेंटेन होना चाहिए, वो ना ही ओवर वेट होना चाहिए और ना ही अंडर वेट होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो डोनर है उसका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर डीएल होना चाहिए या फिर 12 ग्राम पर डीएल से ऊपर होना चाहिए। चौथी बात यह है कि जो डोनर है वो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके बॉडी में किसी भी तरह का कोई हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, मेडिकल इलनेस की या सर्जिकल इलनेस की या क्रॉनिक इलनेस की, किसी भी तरह का कोई लिवर डिजीज़, किसी भी तरह की कोई क्रॉनिक हिस्ट्री ऑफ किडनी डिजीज़ या फिर कोई जो है लंग डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट जो है इसमें यह है कि पास्ट 90 डेज में जो डोनर है वो ब्लड डोनेट ना किया हो, मतलब 3 महीने का समय है, 3 महीने के अंतराल के बाद ही आप जो है ब्लड को डोनेट कर सकते हैं, उसके पहले आप ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह हिस्ट्री आपको लेनी ही लेनी है। लास्ट में जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, उसके लिए जो डोनेशन हो रहा है, ब्लड डोनेट जो कर रहा है, उसको लास्ट में आपको कुछ स्वीट देना है या फिर मैंगो जूस देना है, क्योंकि ये पेशेंट की बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करता है। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा, क्योंकि जब भी वो ब्लड डोनेट करता है तो ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है। तो ग्लूकोज लेवल जब कम होगा बॉडी में तो आपको उसको फुलफिल करना होगा, तो आप बाहर से उसको स्वीट दे सकते हो या मैंगो जूस दे सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिएगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके काम की है तो आप प्लीज़ उसको नोट डाउन करिए और उसको ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि आपको वाइटल्स जो है वो मेज़र करना है, पेशेंट का वाइटल साइन लेना है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में वाइटल साइन टोटल 5 बार आपको लेना होता है। पहला, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू होने से पहले; दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू होने के बाद; तीसरा, 15 मिनट के बाद, शुरू होने के 15 मिनट बाद; चौथा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म होने के बाद; और ब्लड ट्रांसफ्यूजन खत्म होने के 15 मिनट बाद फिर आपको जाके वाइटल साइन की मॉनिटरिंग करनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पेशेंट से कंसर्न लेना है कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए जा रहे हो। उसका फैमिली मेंबर है तो भी आपको फैमिली मेंबर से भी कंसर्न लेना है कि यू आर गोइंग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद आपको पेशेंट का जो है विटनेस करवाना है पेशेंट के ब्लड का, मतलब अगर ब्लड जो है वो ब्लड बैंक से आया है तो आपको 2 विटनेस के साथ आपको उसको जो है वेरीफाई करवाना होगा। वो आपका हेल्थ केयर टीम में आपके जो कलीग्स हैं या आपका जो नर्सिंग ऑफिसर है वो आपको वेरीफाई करके देगा कि हाँ, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने जा रहा है। उसके बाद हमेशा एक नर्सिंग ऑफिसर जो होगा वो
पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हो रहा है उसके 15 मिनट तक वो वहाँ पे खड़ा रहेगा, स्टे रहेगा पेशेंट के साथ। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है एलर्जिक रिएक्शन जो है उसकी बॉडी में डेवलप हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए वो जो नर्सिंग ऑफिसर है वो लगातार 15 मिनट तक पेशेंट के पास खड़ा रहेगा। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कैनुला की साइज़ होगी, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए कैनुला हम यूज़ करते हैं, उसकी जो साइज़ होगी वो 18 गॉज की होगी। और आप लोग कमेंट करिएगा कि 18 गॉज का जो कैनुला होता है वो किस कलर का होता है, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके जो आईवी फ़िल्टर की हम बात करें कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में जो बीटी सेट यूज़ होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट यूज़ होता है, उसमें जो आईवी फ़िल्टर होती है, उसका साइज़ 40 माइक्रोमीटर होता है। तो 40 माइक्रोमीटर के आईवी फ़िल्टर को हम इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कि कितने डिग्री पे हम इस ब्लड को जो है स्टोर करके रखते हैं ब्लड बैंक में। तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, होल ब्लड है या आरबीसी है, इसको हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड बैंक में, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के समय जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 28 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद जो है हम एलर्जिक रिएक्शन के लिए पेशेंट को चेक करेंगे कि पेशेंट जो है वो एलर्जिक रिएक्शन तो डेवलप नहीं कर रहा है। इसके लिए पेशेंट के पास आपको 10 से 15 मिनट रुकना पड़ेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जैसे ही आप शुरू कर रहे हैं तो उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट वहाँ रुक के और वेट करना है। पेशेंट को आपको ब्लैंकेट जो है ऑफ़र करनी है अगर पेशेंट को चिल्स हो रहा है, अगर उसको ठंड लग रही है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न स्टार्ट करने के बाद, तो आपको पहले उसको जो है ब्लैंकेट को ऑफ़र करना है। और उसके बाद जो है अगर और सिम्पटम डेवलप हो रहे हैं तो इमीडिएटली आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को स्टॉप करना है, मतलब आपको आईवी से उसको बंद करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था इसके बारे में, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम बात करेंगे कि कौन-कौन सा इसमें प्रोडक्ट है और कितने डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको रखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें हम ब्लड और इसके प्रोडक्ट के जो है टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, स्टोरेज टाइम के बारे में बात करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन टाइम के बारे में बात करेंगे कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे इसको हम रखेंगे, क्या इसका टेम्परेचर है, क्या स्टोरेज टाइम है और क्या एडमिनिस्ट्रेशन टाइम है। तो सबसे पहला है होल ब्लड और पैक्ड आरबीसी। होल ब्लड और पैक्ड आरबीसी जो है इन दोनों को हम 35 से 42 दिन तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं ब्लड बैंक के अंदर, और 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको रखते हैं टेम्परेचर में ब्लड बैंक के अंदर। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन टाइम है वो 4 से 6 घंटे है। 4 से 6 घंटे में आपको होल ब्लड को और पैक्ड आरबीसी को जो है वो एडमिनिस्टर कर देना है। उसके बाद है प्रोटीन को हम लगभग 5 साल तक ब्लड बैंक के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और इसका जो स्टोरेज टाइम है सेम है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, जो कि होल ब्लड का है और पैक्ड आरबीसी का है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन टाइम है कितने देर में इसको लगा देना है, तो 4 घंटे में आपको इसको टोटल जो है पेशेंट की बॉडी में चढ़ा देना है। उसके बाद है क्रायोप्रेसिपिटेट आप जो है 1 साल तक ब्लड बैंक के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो -20 से 40 डिग्री सेल्सियस जो है ब्लड बैंक के अंदर स्टोर रहता है। ये 20 से 30 मिनट के अंदर हम इसको चढ़ा देते हैं। 20 से 30 मिनट के अंदर इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हो जाता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसको हम एफएफपी भी कहते हैं, ये आपका 1 ईयर के लिए स्टोर रहता है ब्लड बैंक के अंदर और इसका जो टेम्परेचर होता है वो भी -20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस होता है और 30 मिनट के अंदर हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर देते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट जो है इसको बहुत कम टाइम के लिए जो है आप रख सकते हैं, टोटल 7 दिनों के लिए आप ब्लड बैंक के अंदर इसको स्टोर करके रख सकते हैं और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन टाइम है वो 30 मिनट। तो ये था ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात। और कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि सबसे पहला और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो एलर्जिक रिएक्शन है और सबसे लीथल और सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट जो है वो एनाफाइलेटिक रिएक्शन है। उसके बाद आयरन ओवरडोज है और हाइपरवोलीमिया है। ये 4-5 साइड इफेक्ट जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हैं। सबसे पहला एलर्जिक रिएक्शन जो कि मोस्ट कॉमन, दूसरा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो कि मोस्ट लीथल और मोस्ट डेंजरस, आयरन ओवरलोड एंड हाइपरवोलीमिया, और जो है ये जो है इसके ये सारे जो हैं साइड इफेक्ट हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमेशा जो है ये एक बात याद रखिए कि आप डेली अगर पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है। आप बिल्कुल भी इस बात से मत घबराएं कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं। बिल्कुल आप सेलेक्ट होंगे, बस आप अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक मत करिए, डेली पढ़िए और डेली एमसीक्यू को सॉल्व करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू।